पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जब इमॉर्टल रैम के अंदर इमॉर्टल स्पीड की मदद से अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा था, तब वहां पर डालुआ नाम का एक बंदा आ चुका था जो कि स्वॉर्ड सेट से बिलोंग करता था। उसका कहना था कि इस जगह को हमारी स्वॉर्ड सेट के एंसेस्टर ने ढूंढा है, तो तुम ये जगह खाली कर दो वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। इस वजह से वांग को गुस्सा आ जाता है, तो वो डालू को कुत्तों की तरह मारता है, बहुत मारता है और मार मार कर वो उसकी जान ही ले लेता है। उसको मारने के बाद उसके पास से वांग को कुछ फ्रेगमेंट्स वगैरह मिले थे जो कि अलग अलग जगह के होते हैं। जिस भी फ्रेगमेंट पे वो हाथ लगाएगा वो उस जगह पे जा सकता है। इस वजह से वांग जितने भी पत्थर के उसे फ्रेगमेंट मिले थे उन सभी को छूते हुए अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने लग गया था, ताकि उसे इमॉर्टल रैम की और अच्छे से जानकारी हो सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक फ्रेगमेंट में आने के बाद अचानक से वांग के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था। वांग बिल्कुल हैरान कि ये अटैक किसने किया। वो अटैक वहाँ पर रुक ही नहीं रहा था, बल्कि बार बार वांग को लग रहा था। तो वांग वहाँ पर अपनी उसी रिंग को बाहर निकालते हुए उस थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लेता है, ताकि जो बंदा अटैक कर रहा है वो थंडर फ्रॉग उसकी जान ले ले। लेकिन ये क्या, जो बंदा यहाँ पर अटैक कर रहा था वो एक ही अटैक के अंदर थंडर फ्रॉग की हवा निकाल देता है। थंडर फ्रॉग एकदम इंजर्ड हो चुका था, मतलब कि जो भी बंदा वांग के ऊपर अटैक कर रहा था वो मामूली तो नहीं होगा। वांग को समझ नहीं रहा था कि अब मैंने यहाँ पर किसको ऑफेंड कर दिया, जो मुझसे यहाँ पर लड़ने के लिए आया है, जो भी है यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया वो सामने क्यों नहीं आ रहा। सामने और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। तब वांग के बुलाने पर वहां पर रेड बटरफ्लाई आ जाती है, क्योंकि जितना भी अटैक हो रहा था वो किसी और ने नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई नहीं किया था, और वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आई हुई थी। उसको देखकर वांग को तो यकीन ही नहीं होता कि अरे रेड बटरफ्लाई यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने इसका क्या ही बिगाड़ दिया जी, मुझसे लड़ने के लिए आई है बिना बताए वो भी, और आधे साथ ही मुझ पर अटैक करना इसने चालू कर दिया। रेड बटरफ्लाई कहती है मैं यहाँ पर एक चीज के लिए जानने आई हूँ, मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे कैसे जानते हो, क्योंकि मैं पहली बार तुम्हें जब देखी थी तभी मुझे लग गया था कि मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ, लेकिन कहाँ मिली वो याद नहीं आ रहा। तो फटाफट से मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो। लेकिन वांग कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ब्लड टेरिटरी से आई हो, इतना ही तुम्हारा जानने के लिए काफी है, और ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। जो सुनकर रेड बटरफ्लाई को गुस्सा आ जाता है, वो कहती कि अब तुम नहीं बताओगे ना तो तुम मरोगे, ये दिन तुम्हारा जिंदगी का आखिरी होगा। वो उसके बाद लगातार कई सारे वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वांग अपने थंडर फ्रॉग की मदद से वहां पर रेड बटरफ्लाई के अटैक को रोकने की कोशिश करता और उसके ऊपर भी अटैक करता, लेकिन उसके अटैक का कोई फायदा हो ही नहीं रहा था। रेड बटरफ्लाई अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी जगह को जमाना शुरू कर देती है। उसके अंदर काफी ज्यादा पावर लग रही थी, और ये जो आइस पावर थी वही था रेड बटरफ्लाई का आर्टिस्टिक कंसेप्शन। उसी के अंदर उसने अब वांग को यहाँ पर कैद कर लिया था। वो आर्टिस्टिक कंसेप्शन यहाँ पर किसी तरह के बीज को समन कर लेता है, और वो बीस्ट यहाँ पर उस आर्टिस्टिक कंसेप्शन को संभालता है। उसने वांग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी मेमोरी को और उसके इमोशंस को खत्म करना शुरू कर दिया था। वांग यहाँ पर जमने लग जाता है। वो सोल एकदम घबरा चुका था कि मास्टर आपको क्या हुआ, आप जल्दी से होश में आओ ना, अगर होश में नहीं आया तो ये न जाने ये लोग आपके साथ क्या करेंगे, जल्दी से अपने आप को इस अटैक से बाहर निकालो। लेकिन रेड बटरफ्लाई कहती कि इतना आसान नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर आज ना इतनी दर्दनाक मौत मरोगे जिसके दर्द का भी तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। वांग के ऊपर जैसे रेड बटरफ्लाई का आर्टिस्टिक कंसेप्शन वाला अटैक लगा था, उसके सामने उसकी पूरी लाइफ की मेमोरी दिखने लग जाती है। आज तक के वो कितने लोगों से मिला था, उनके साथ किस तरह से उसने बातें वगैरह की थी, कौन उसका जानने पहचानने वाला है, और जितने भी लोगों की मेमोरी उसके दिमाग में थी वो सब ठंडी पड़ने लगती है, यानी कि वो उसके दिमाग से रिमूव हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही टाइम के अंदर वांग अपने हर एक चाहने वालों को भुला देगा। उसे खुद नहीं पता होगा कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी तरह का आर्टिस्टिक कंसेप्शन रेड बटरफ्लाई ने सीखा था, तो जिसकी मदद से उसने वांग के ऊपर अटैक कर दिया। जब रेड बटरफ्लाई वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी तो वांग के ऊपर तो अटैक पहले से ही था, तो रेड बटरफ्लाई को ली मुआन समझने लग जाता है। जब वो दुल्हन के कपड़े में उसकी तरफ आ रही थी, इस चीज को देखकर कुछ पल के लिए तो वांग खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उसके करीब आ रही होती है तो फिर से ली मुआन की मेमोरी भी अब उसके दिमाग से हटने लग गई थी। वांग को उसके पेरेंट्स याद आ रहे होते हैं, उसका हर एक जानने पहचाने वाला याद आ रहा था, लेकिन जिससे भी वो याद करता कुछ ही टाइम के बाद वो मेमोरी उसके दिमाग से हट रही थी। वांग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, अगर कुछ टाइम के अंदर मेरी मेमोरी चली गई ना तो मैं कैसा शैतान बन जाऊंगा इसके बारे में मैं खुद नहीं सोच सकता। यही इमोशन जो है मुझे कंट्रोल करके रखते हैं। अगर यहाँ पर मेरी मेमोरी गई तो जितनी तबाही यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के साथ नहीं होगी, उससे ज्यादा तबाही हर एक इंसान के साथ हो जाएगी जो मुझसे मिलेगा। मैं ऐसा इंसान बन जाऊंगा जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं, और जो सामने दिखेगा मैं उसको मार डालूंगा, जैसा कि मैं कुछ टाइम पहले बन गया था मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद, लेकिन मुझे वैसा भी नहीं बनना। वांग यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को देख रहा था कि सच में मानना पड़ेगा इसका जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है वो बहुत कमाल की चीज है, तभी तो ये 100 साल के अंदर अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू कर गई थी। ये इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन किसी की भी इमोशन और किसी की मेमोरी को पूरी तरह से रिमूव कर सकता है। इस तरह का आर्टिस्टिक कंसेप्शन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, ना ही कभी मैंने सुना था। वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर भी इतना इजी नहीं होने वाला था। इस वजह से वो अपनी बातों के अंदर रेड बटरफ्लाई को फंसाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि देखो, तुमने 100 साल के अंदर अपना
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन 100 साल के अंदर तुम अपने पेरेंट्स से तो मिली होगी ना, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी जिंदा हैं या फिर मर गए? तुम तो दूसरों की मेमोरी और इमोशन रिमूव कर देती हो, तो क्या तुमने अपने भी पेरेंट्स की मेमोरी को इमोशन को रिमूव कर दिया है? तुम अपने पेरेंट्स को भुला चुकी हो क्या? जैसे वांग की बातें सुन सुनकर हल्का सा रेड बटरफ्लाई का ध्यान भटकता है कि वांग अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि वो इस आर्टिस्टिक कंसेप्शन से बाहर निकल सके। वांग वहां पर दोबारा से रेड बटरफ्लाई को उसकी पेरेंट्स की ही बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपना इमोशन पे थोड़ा सा कंट्रोल लूज करे, तो उसके बाद यहाँ पर उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन भी कमजोर पड़ने लग जाएगा और फिर वांग आसानी से यहाँ से भाग सकता है। लेकिन रेड बटरफ्लाई कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वांग की ऐसी बातें सुनकर वो और ज्यादा ही भड़क जाती है और अपना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा वांग के ऊपर करना शुरू कर देती है। वो वांग से कह रही थी, आज तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम आज जिंदा बचकर कहीं नहीं जाने वाले, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। वांग पूरी तरह से रेड बटरफ्लाई के अटैक के अंदर घिर चुका था। वो अपनी कितनी भी जान क्यों ना लगा देता, लेकिन फिर भी वो ज्यादा टाइम तक के उसके अटैक को नहीं रोक पा रहा होता है। लेकिन वो इतनी आसानी से हिम्मत कहाँ ही हारने वाला था। एक तरफ वांग तो दूसरी तरफ रेड बटरफ्लाई, दोनों अपनी पूरी जान लगा रहे थे एक दूसरे को खत्म करने के लिए। रेड बटरफ्लाई वांग की जान लेना चाहती थी, लेकिन वांग यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को मारना नहीं चाहता था, बस वो उसके अटैक को रोकना चाह रहा था। काफी अटैक करने के बाद रेड बटरफ्लाई को ये समझ में आने लगता है कि वांग कोई मामूली बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपना सारा अटैक लगा दिया, लेकिन अभी तक के इसके इमोशन और मेमोरीज जो है ना, वो अभी तक के रिमूव नहीं हुई। ये अपनी इमोशन और मेमोरी के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है, इसलिए इसे मारना इतना आसान काम नहीं होने वाला। वांग रेड बटरफ्लाई से कहता है कि एक पेरेंट्स का और एक बच्चे का रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, तो वो हेवन की ऐसी कोई पावर नहीं जो माँ बाप से अपने बच्चे का रिश्ता बिल्कुल अलग कर दे। तो मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारे अंदर तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग होगी, तुम कितना भी अटैक क्यों ना कर लो, कितना भी कुछ क्यों ना सीख लो, पेरेंट्स की फीलिंग कभी नहीं जाती। वांग की हर एक बातें रेड बटरफ्लाई के दिमाग में चुभ रही थी और इस वजह से धीरे धीरे करते हुए रेड बटरफ्लाई का जो भी अटैक था वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। अब उसे वहां पर उसके पेरेंट्स तक के दिखाई देने लग गए थे, यानी कि मतलब साफ था कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई अपने पेरेंट्स को याद कर रही है और जैसे उसके इमोशन और मेमोरीज रिटर्न आ रही है, उसका जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन का अटैक है वो भी कमजोर पड़ने लग गया है। जो बीस्ट यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के पूरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन को कंट्रोल करता था, उसकी भी पावर कम होने लगती है और वो धीरे धीरे करते हुए टूटने लग गया था। वांग यहाँ पर उस टाइम को भी याद करने लग जाता है जब उसने उस लॉर्ड की आइडेंटिटी ली थी। उसे कल्टीवेट करने के बाद वांग को यहाँ पर ये का पता चला था कि ब्लड टेरिटरी के अंदर भी जितने भी लोग हैं वो लोग अपनी कल्टीवेशन करते हैं, बहुत हाई लेवल तक भी जाते हैं, लेकिन उनकी जो इमोशन और फीलिंग्स है ना वो कभी रिमूव नहीं होती। रेड बटरफ्लाई भी ब्लड टेरिटरी से आती है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसकी मेमोरी कभी नहीं रिमूव हुई होगी, बस ये अपनी मेमोरी को दबाया करती है। वांग को यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट चांस लगा था कि वो यहाँ पर अब आसानी के साथ रेड बटरफ्लाई के चुंगल से जा सकता है। रेड बटरफ्लाई अभी कमजोर है, तो वो चाहे तो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे अच्छा खासा इंजर्ड कर सकता है, लेकिन वांग का ये इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वो अपना फ्लैग निकालता है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बनाता है और अटैक बनाकर उसने सीधा का सीधा रेड बटरफ्लाई के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे वांग को मौका मिलता है वो वहां से भाग निकलता है। इस चीज को देखकर रेड बटरफ्लाई के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो एकदम शॉक में जा चुकी थी कि आखिर वांग के शब्दों में ही इतनी ताकत कैसे आई कि उसने मेरी सोई हुई फीलिंग को जगा दिया, इसने मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन तक के डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए अब वांग का मरना तय हो चुका है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने काफी हद तक मेरे सीक्रेट जान लिए और मेरी कमजोरी भी जान ली है, तो उसे ऐसा छोड़ना मेरी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए रेड बटरफ्लाई सबसे पहले अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और जो वांग अपना यहाँ पर फ्लैग के अंदर से अटैक करके भागा था वो उसे जमाना शुरू कर देती है ताकि वो अटैक उसके ऊपर लगकर उसे और ज्यादा इंजर्ड ना कर दे। कुछ ही टाइम के अंदर उसने वांग के सभी अटैक को वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो दोबारा से अब वांग के पीछे पड़ गई होती है ताकि वो वांग की जान ले ले। वांग जब आगे भाग रहा होता है तो वो सोल उससे कहता है कि मास्टर जरा देखो तो वो रेड बटरफ्लाई जो लड़की है ना वो अभी भी आपके पीछे है, उसकी कल्टीवेशन पावर आपसे एक लेवल आगे लग रही है, अब उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे तो हमें जितना हो सकता है उस स्पीड में यहाँ से भागना चाहिए। रेड बटरफ्लाई वांग से कह रही थी कि भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन आज तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। वो वहां पर अपनी एक और स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट करने लग गई थी और मल्टीपल स्वॉट की मदद से वांग के ऊपर अटैक करती है। वांग यहाँ पर उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। वांग कहता है अच्छा खासा मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा था कि चलो भाई ज्यादा गहरी चोट नहीं मारता हूँ, लेकिन ये तो मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गए, लेकिन अब लगता है कि भागना बहुत हो गया, अब मैं नहीं भागने वाला, अब यहाँ पर इससे मजा चखाना ही पड़ेगा। इसके बाद वांग वहां पर उसी पाम टेक्निक को बनाना शुरू कर देता है, जिस पाम टेक्निक की मदद से यहाँ पर पूरा का पूरा जो इमॉर्टल रैम है वो डिस्ट्रॉय हुआ था। जब कुछ देर पहले वो पाम टेक्निक को वांग ने देखा था ना एकदम करीब से, तो वो उसे महसूस करने लग गया था कि आखिर इसे किस तरह से बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ जाए तो वांग उसी पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर पाए। तो यहाँ पर वांग को आइडिया मिल चुका था कि कैसे उसे बनाया जाता है, तो वही वजह से वांग यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला पाम अटैक तैयार कर रहा था ताकि उसकी मदद से वो रेड बटरफ्लाई के ऊपर अटैक कर दे। और कुछ ही टाइम की मेहनत के बाद जब वांग आसपास का स्पिरिचुअल ऑरा कलेक्ट कर रहा होता है तो वो थोड़ी देर के अंदर वहां पर उस पाम टेक्निक को तैयार कर भी लेता है। वो पाम टेक्निक पूरी तरह
तरह से रेडी होकर वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी लग रही होती है, बिल्कुल हूबहू उसी का डुप्लीकेट लग रही थी जिससे इमॉर्टल रैम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ था। वांग ने बस कुछ ही टाइम के अंदर उस पंप टेक्निक को देखा और उसका सीक्रेट जान लिया कि इसे कैसे बनाया जाता है। रेड बटरफ्लाई के होश उड़ जाते कि नहीं ये कैसे हुआ, ये वांग यहाँ पर इस पंप टेक्निक को कैसे बना सकता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली पंप टेक्निक थी। जितना वो खुशी खुशी वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आई थी कि मैं तो वांग को मार डालूंगी, उतना ही ज्यादा उसको सदमा लग गया होता है ये पंप टेक्निक देखकर, क्योंकि उस पंप टेक्निक के सामने वो चूंटी जैसी लग रही थी और पूरी की पूरी पंप टेक्निक अब रेड बटरफ्लाई के ऊपर गिरने वाली होती है। लेकिन ये गिर कर रेड बटरफ्लाई को नुकसान करेगी या नहीं करेगी ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।